ड्रामा की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जुओ है। बताया जाता है कि वह 10 साल से कैद में थी। तभी एक लड़की उसे आजाद करवाती है और एक ओल्ड लेडी के पैरों में लाकर डाल देती है। वह ओल्ड लेडी जुओ से कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कोई बुरी इंटेंशन मत रखना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। उस लड़की ने जुओ के पैरों में एक मशीन बांध दी थी जो इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जुओ को कहा गया कि तुम्हें 20 मिनट में रहना होगा, वरना तुम्हें मारकर चूहों को खिला दिया जाएगा। जुओ को कहा गया कि तुम नहाकर तैयार हो जाओ क्योंकि कल एंगेजमेंट पार्टी है। जुओ नहाने चली जाती है और अपने आप से कहती है कि ये मशीन मुझे नहीं रोक सकती। वे मशीन को उतार कर रख देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जुओ एंगेजमेंट पार्टी में दिखाई जाती है। जुओ कहती है कि एक बूढ़े से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी टाइम अच्छे से गुजारूं। तभी फैंग शूचिंग वहाँ आ जाता है। लड़कियां उन्हें देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। ये फैंग ग्रुप का सीनियर है। एक लड़की उनके पास आकर ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन शो को कैमरा मिल जाता है और उसका सेक्रेटरी उसे बाहर ले जाता है। इसके बाद ओल्ड लेडी और उनकी बेटी जुओ को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। उनकी बेटी देख लेती है कि जुओ टॉप फ्लोर पर है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ट्रैकर का पीछा करते हुए एक रूम के पास आते हैं, लेकिन वहाँ जुओ नहीं होती। इसके बाद हमें पता चलता है कि जुओ शो के साथ है। शो उसका नंबर मांगता है, लेकिन वह नहीं बताती। जब शो बाहर आता है तो उसका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि मास्टर आपको बुला रहे हैं। उसी टाइम पर जुओ भी वहाँ से जाने लगती है। शो कहता है कि मैं इसका आज रात तक पता लगा लूंगा कि ये कौन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों लोग अभी तक जुओ को ढूंढ रहे थे। उन्हें जुओ जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। उस बूढ़ी की बेटी उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है और उससे कहती है कि तुम अभी तक कहाँ थी। वे फिर उसे थप्पड़ भी मार देती है। फिर उससे वह बूढ़ी औरत कहती है कि तुम जल्दी से चेंज कर लो क्योंकि मेरा कजिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग भी उस पार्टी में आ जाते हैं और वे जुओ का पता करते रहते हैं। जुओ वहाँ पर बहुत ही सुंदर ड्रेस में आती है और फैंग जुओ को देखता है। उन्हें थप्पड़ का निशान दिख जाता है। वे पूछते हैं कि ये किसने किया, तो जुओ इशारों में उन्हें बता देती है कि ये उस ओल्ड लेडी की बेटी ने किया है। फैंग उसके हाथ पर गर्म मोम डाल देता है, लेकिन हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुओ ने खुद बदला लेने के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ मारा था। इसके बाद वहाँ पर शो भी आ जाता है और फिर फैंग कहता है कि आज मेरे बेटे को भी पता चल गया कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। फिर वे लोग खाना खाने चले जाते हैं और शो उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगता है। वे उसके जूतों पर ड्रिंक गिरा देता है, तो वे फैंग से कहती है कि मैं इसके जूते साफ कर देती हूँ। फिर वे दोनों रूम में चले जाते हैं। शो उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तो वे उसे बताती है कि फैंग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर वे उसे कल रात की वीडियो दिखाती है और शो से कहती है कि जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब वे लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर उस ओल्ड लेडी की बेटी आती है और फिर दरवाजा खोलती है और कहती है कि मुझे यहाँ से एक लेडी की आवाज आ रही थी। क्या वो तुम थी? क्योंकि उसने सबको ये दिखाया था कि वो बोल नहीं सकती। फिर वो उससे कहती है कि तुम मेरे कजिन के साथ क्या करने वाली थी। शो उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। फिर वो उन्हें लेकर बाहर आ जाती है और वह ओल्ड लेडी अपने भाई को रिमोट देती है कि अगर वो फ्यूचर में कभी डिसऑनेस्ट हो जाए तो तुम इसे इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और जुओ उन्हें सर्व कर रही होती है। जुओ अपने आंट का बैग गिरा देती है तो उसमें से एक बैग निकलता है जिसमें डायमंड होता है जो फैंग के लॉकर में रखा होता था। फैंग को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि तुम लोग आगे से मेरे घर पर नहीं आना। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फैंग शो से कहता है कि तुम अपनी मॉम को लेकर नए कपड़े दिलवा दो। वे दोनों कार में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जो की कजिन आ जाती है। जो शो को किस कर लेती है और उसकी कजिन भी वो सब देख लेती है। उसकी कजिन को एक नेकलेस मिलता है और वो काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो और शो दोनों मार्केट में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर जो को एक ड्रेस पसंद आती है। वहाँ की सेल्समैन उसका हाथ पीछे कर देती है और उससे कहती है कि ये ड्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये काफी वैल्यूएबल भी है, तुम्हारी इसे लेने की औकात नहीं है। वहाँ पर शो भी आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। जो कहती है कि ये ड्रेस इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर शो उस ड्रेस को फेंक देता है। सेल्समैन उस पर काफी गुस्सा करती है कि फैंग ने स्पेशली अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी और तुमने क्या कर दिया। फिर वहाँ से शॉप की ओनर आती है और उनसे सॉरी बोलने लगती है। वो बताती है कि ये शो और उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर शो कहता है कि ये मिसेस फैंग है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आगे से तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर जो चेंजिंग रूम में चली जाती है और शो भी अपने डैड का सूट पहन लेता है। फिर वो जो के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर ये फ्रॉक अच्छा नहीं लग रहा। जो कहती है कि तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे डैड के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। फिर शो कहता है कि तुम्हें फैंग को शादी करके क्या चाहिए, इस शादी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें अपने डैड से ज्यादा दे सकता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। फिर जो उसका जवाब नहीं देती
और वे लोग फोटोज क्लिक करने चले जाते हैं। फिर वहाँ पर शो और जोऊ फोटोज क्लिक करवाते हैं। फोटोज क्लिक कराने के बाद जोऊ दोबारा चेंजिंग रूम में चली जाती है। उसके पीछे शो भी आ जाता है। जोऊ उससे कहती है कि मुझे ड्रेस चेंज करनी है, तुम बाहर चले जाओ। फिर जैसे ही शो बाहर जाने लगता है, वो जोऊ के पीछे एक टैटू देखता है और उसे फ्लैशबैक याद आता है। जब उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने टैटू देखा था। शो उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी छोटा होता है तो उसे नहीं बचा पाता। फिर शो जोऊ से पूछता है कि तुम्हें टैटू कहाँ से मिला, तुम कौन हो, मुझे बताओ। जोऊ कहती है कि एक सिंपल फिनिक्स टैटू है, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर बाहर से उसकी कजिन और फैंग की आवाज आती है। उसकी कजिन फैंग को बता रही होती है कि जोऊ ने उसके साथ किस किया और उसने उसे मॉल में आते हुए भी देखा है। फिर वे लोग उस चेंजिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। फैंग पर्दा हटाता है तो वहाँ पर जोऊ अकेली होती है। वो उससे उस किस वाली बात के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी कजिन उससे काफी ज्यादा हेट करती है। इसी वजह से उसने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया है। फिर वो उस नेकलेस की तरफ इशारा करती है जो उसकी कजिन ने पहना हुआ था। वो फैंग को बताती है कि मुझे पता है कि मेरी कजिन मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसके पास मेरी मॉम का नेकलेस है जो मेरी मॉम की लास्ट निशानी है। फिर उसकी कजिन बताती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर फैंग उसे एक थप्पड़ मार देता है। वे वहाँ से चली जाती है। फिर फैंग भी वहाँ से चला जाता है। जोऊ शो से कहती है कि अब बाहर निकल जाओ, बस बहुत हो गया। फिर शो उसके फ्रॉक में से बाहर आ जाता है। जोऊ भी वहाँ से चली जाती है। शो कहता है कि शायद ये मेरी बहन है, लेकिन इसका अब नाम बदल गया है। नेक्स्ट सीन में फैंग और जोऊ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर शॉप मैनेजर आ जाती है और उन्हें फ्रूट सर्व करती है। ओनर उनसे कहती है कि मिसेस फैंग और मिस्टर फैंग ने मुझे बताया कि स्टोर के स्नैक्स बहुत डिलीशियस हैं। फिर फैंग को शक होता है कि क्या मैडम बातें करने लगी है। फिर वो कहती है कि यस सर, आपने अपने लिए बेस्ट वाइफ ढूंढी है। फिर वहाँ से शो आ जाता है और कहता है कि ये सब मैंने आपको बताया था, शायद हमारे वर्कर्स बातें भूल जाते हैं। फैंग शो से पूछता है कि तुम कहाँ रह गए थे। शो कहता है कि मैं रिंग लेने के लिए गया था। फैंग शो से रिंग लेकर जोऊ को पहनाता है। फिर शो कहता है कि फैंग सर की पसंद बहुत अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे कार में जा रहे होते हैं और फैंग किसी प्रोजेक्ट के बारे में कॉल पर बात कर रहा होता है। शो जोऊ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। जोऊ उसका हाथ हटा देती है। फिर उसके डैड शो से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। वे उन्हें बताता है कि वो मेरे ऑफिस में है, मैं कल शाम को आपको दे दूंगा। इसके बाद सीन कट होता है और घर पर जहाँ एक मेड बहुत सारे पेपर्स लेकर जा रही होती है। फैंग पूछता है कि ये क्या है। मेड कहती है कि ये मुझे जोऊ के रूम से मिले हैं। जब फैंग उन्हें देखता है तो वे काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उन पर ज्वेलरी का डिजाइन बना हुआ था। फैंग जोऊ से कहता है कि तुम्हें भी हमारी कंपनी में डिजाइन में हिस्सा लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जोऊ उस मेड को उस काम के पैसे देती है और ये सब कुछ शो देख लेता है। शो कहता है कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, तुम्हें किससे बदला लेना है। जोऊ कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे रास्ते में जो भी आता है उसे भुगतना पड़ता है। शो कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। जोऊ कहती है कि नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम फैंग के बायोलॉजिकल सन नहीं हो। शो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए, या तो तुम्हें पैसे चाहिए या तुम्हें उसकी जान चाहिए। जोऊ कहती है कि मैं जितनी भी स्मार्ट हूँ, मैं तुम्हारा नाम गैस नहीं कर सकती। शो बताता है कि मेरा रियल नेम शिंग जुओ है, जो तुम्हारी मॉम का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुओ फैंग के साथ होती है। फैंग कहता है कि तुम ये ड्रेस पहन लो। जोऊ कहती है कि ये मेरी मॉम का ड्रेस है। फैंग कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या चीज तुम्हारी मॉम की तरह बनाती है, वो तुम्हारी आंखें हैं। फिर फैंग के पास कॉल आती है कि कार्गो का कुछ इशू बन गया है। फैंग जाने से पहले उसे कहता है कि तुम तैयार हो जाना और मुझे पार्टी में एम्बैरस नहीं करना। फिर फैंग वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर शो आ जाता है। जोऊ से कहती है कि अब क्या तुम्हें शांति मिली मुझे इस हालत में देखकर। शो कहता है कि जो तुम कर रही हो ये तुम्हें माउंटेन से दूर लेकर जाना चाहिए, अगर अब तुमने ऐसा किया तो वो सस्पिशियस हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जीबिशन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ओल्ड लेडी एक बंदे को जुओ दिखाती है और कहती है कि तुम इसे ले जाओ, लेकिन वहाँ पर शो आकर उसे उससे दूर कर देता है। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि ये फैंग कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और ये मेरे पास आखिरी तरीका था उसे मनाने का। शो कहता है कि मुझे वो डील बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों के जरिए हो। फिर वहाँ पर सारे लोग रिजल्ट का इंतजार करने लग जाते हैं कि आखिर इस इवेंट में कौन जीता है। उस इवेंट में जुओ जीत जाती है और वो उस इन्वेस्टर जिसका नाम मिस्टर ली होता है, वो भी जोऊ से अपोलोजाइज करता है और उसे 3 बार इन्वेस्टमेंट का कहता है। फैंग उसे अपने साथ ले जाता है बिजनेस डील के लिए। फिर उस पार्टी में शो और जोऊ डांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। फिर एक बंदे को शो पर शक होता है और वो कहता है कि वो सबको सच्चाई बताएगा। फिर वो ड्रिंक करके माइक उठाकर सबको बताता है कि मुझे लगता है कि शो रियल नहीं है, क्योंकि शो मेरा दोस्त था और मैं जानता हूँ कि वो पीनट से एलर्जिक था, लेकिन ये नहीं है। फिर शो खांसने लग जाता है और जब उसे देखते हैं तो वो भी एलर्जिक होता है।
फैंग को काफी गुस्सा आता है और फिर जो फैंग को कमरे में ले जाती है। जो कहती है कि तुमने इतनी एक्टिंग कैसे की जबकि तुम तो पीनट से एलर्जिक नहीं हो। शो कहता है कि मैं मैंगो से एलर्जिक था और वो मैंने पहले खा लिए थे। फिर वो उसकी मदद करने का शुक्रिया करता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर जो उस बंदे को उस ड्रिंक में पीनट डालते हुए देख लेती है। फिर शो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मेडिसिन लगाने में मदद करोगी। जो मेडिसिन लेकर उसे लगाने लगती है। उसी समय फैंग काफी ज्यादा ड्रिंक करके आ जाता है और वो उससे शो के बारे में पूछता है। जो कहती है कि वो मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा हो गया है। फैंग उसे उठाकर बेड पर ले जाता है लेकिन जो उससे बच जाती है। फिर वहाँ पर शो आकर उसे ले जाता है और उसे बाथटब में बैठा देता है। जो उसे बताती है कि ये वही बंदा है जिसने मेरी मॉम को मारा है। शो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा और मेरा एनिमी सेम है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। शो बताता है कि मैं पहले एक अनाथ था और लोग मुझे बहुत बुली करते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने मुझे बचाया और मुझे एक नया नाम दिया, फिर मुझे अपने बेटे की तरह पाला। जो कहती है कि मेरी मॉम ने भी मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तो क्या वो तुम थे। शो कहता है कि हाँ वो मैं था, बट काफी साल पहले। फिर वो उसके बारे में पूछता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो बूढ़ी औरत जो को जबरदस्ती एक सूप पिला रही होती है और वो उससे कहती है कि तुम अब कभी नहीं बोल सकोगी और तुम्हारी माँ अब मर चुकी है, तो अब तुम मेरा कहना मानोगी। तुम्हारी आंखें मुझे बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि ये तुम्हारी माँ की तरह है। फिर शो उसे अपने बिस्तर पर ले जाता है। अगले दिन जब फैंग उठता है तो जो उसके साथ सो रही होती है। जो उठकर फैंग के लिए कपड़े निकालती है और उसे तैयार कराती है। फैंग कहता है कि काश मैं तुमसे पहले शादी कर लेता। फिर फैंग वहाँ से चला जाता है। जो कहती है कि मैं तुम्हें भी देखूंगी जब मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी और उसकी बेटी फैंग के घर आए होते हैं। वहाँ पर जो आ जाती है। वह कहते हैं कि तुम्हारी पिछली रात कैसी गई। इस बात पर जो को बहुत गुस्सा आता है। वह एक चाकू उठाकर अपनी कजिन के गले पर रख देती है। फिर वह उससे काफी माफी मांगती है और कहती है कि वह अपनी माँ से भी माफी मांगे। फिर वो उसके गले से चाकू हटा देती है। बूढ़ी औरत उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी शो आ जाता है और कहता है कि आप लोग अभी फैंग के घर में हैं और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। वे कहती है कि हम भी फैंग फैमिली से हैं। शो कहता है कि फैंग फैमिली हमसे शुरू होती है और मिसेस फैंग इसमें मुख्य किरदार हैं। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि क्या तुम्हें अपने खून के रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं। शो कहता है कि क्या वो खून के रिश्तेदार हैं जिन्हें फैंग ने खुद अपने घर में आने से मना किया है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ खाना खाने आ गए। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी बैठी होती है और कप में चाय पी रही होती है। जो वहाँ आ जाती है। फिर वह जो को एक कप चाय देती है जो जो के हाथ पर गिर जाती है। वे कहती है कि ये तुम्हारी माँ का टी शर्ट है और जब तक तुम इसे पकड़ कर रखोगी मैं तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर वह उसके हाथ पर गर्म चाय डालना शुरू कर देती है, लेकिन जो वह कप अपने हाथ से नहीं गिराती। फिर वो उससे कहती है कि तुम अब चाय पी लो, लेकिन जो पीना नहीं चाहती। वह औरत उसे जबरदस्ती पिला देती है और जो भी एक कप चाय पी लेती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उस औरत ने उसमें कोई पाउडर मिलाया था, लेकिन जो ने उसे पहले ही बदल दिया था। फिर उस औरत को कुछ होने लगता है। वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस हालत में भी मार डालूंगी। तभी फैंग और शो आ जाता है। फैंग उसे उससे छीनता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। वह औरत कहती है कि वही जो की माँ है जिसे मैंने मारा था। फैंग उसे थप्पड़ मार देता है और फिर शो उसे कहता है कि तुम्हारी आंटी की आज तबीयत खराब है, इन्हें के कमरे में ले जाओ। वो उसे उसके कमरे में ले जाता है। फिर फैंग जो से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शो जो के हाथ पर क्रीम लगा रहा होता है और पूछता है कि क्या यहाँ अभी भी दर्द हो रहा है। जो कहती है कि नहीं, मुझे बस अपनी माँ के टी शर्ट का अफसोस है। शो अपनी अलमारी के पास जाता है, वहाँ से एक बॉक्स निकालता है और उसे जो को दे देता है। जब जो उसे खोलती है तो उसमें एक टी शर्ट होता है। वे उसे देखकर शो का शुक्रिया करती है। जो कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन जब जो अपनी ज्वेलरी का डिजाइन तैयार कर रही होती है तो उसी समय उसके पास शो का मैसेज आता है कि मैं डोंगजियाओ में हूँ और मैं यहाँ से तुम्हारे लिए स्वीट टोमेटो लेकर आऊंगा। वे कहता है कि मैंने सुना है कि ये काफी मीठे होते हैं। जब जो उसे मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर बाद एक मैसेज आता है और वह जो को बताता है कि डोंगजियाओ वाली कंपनी गिर चुकी है। जो शाओ को कॉल करती है लेकिन नंबर बंद होता है। वह भागते हुए नीचे आती है। वहाँ उसकी कजिन भी बैठी होती है और वह कहती है कि क्या बात है, अब तो खाने पीने की शुरुआत हो गई है। जो भी वहाँ चली जाती है और जोर जोर से शाओ का नाम लेती है, लेकिन वहाँ से फैंग भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम बोल नहीं सकती। सीन शिफ्ट होता है उनके हॉल में जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी फैंग के बारे में बहुत बुरी बातें करने लगती हैं। फैंग जो से पूछता है तो जो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। फैंग बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ी औरत कहती है कि शायद ये फेक टेस्ट है।
इंटरनेट पर ऐसे बहुत से टेस्ट आसानी से मिल जाते हैं। उसी समय शाओ भी ये सब सुन लेता है और वह बहुत हैरान हो जाता है। जाओ कहती है कि अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो मुझे अभी हॉस्पिटल ले जाएं, आपको पता चल जाएगा। वे कहती है कि मैंने अपनी बोलने की ताकत बचपन में खो दी थी, लेकिन मैंने उसे फिर से पा लिया था। मैं इसलिए बोलती नहीं थी क्योंकि जब मैं बोलती थी ये दोनों मुझे बहुत बुरा ट्रीट करते थे, फिर मैंने कभी नहीं बोला। उसकी कजिन कहती है कि फैंग ये सब सिर्फ तुम्हें बहलाने के लिए कह रही है, ये सब झूठ है। जाओ कहती है कि फिर भी पता करो कि जो डोंगजियाओ की बिल्डिंग गिर गई है। फैंग काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि वह जमीन का टुकड़ा तो मैंने अभी खरीदा था। वहाँ से शाओ भी आ जाता है। फैंग उसे बताता है कि तुम्हारा भाई या बहन होने वाली है। शाओ ज़ू को कांग्रेट्स करता है। फैंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस एज में भी डैड बन गया। अब तो फैंग के घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी। वह कहता है कि तुम बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करती हो, मैं तुम्हें अपनी सारी ज्वेलरी दे दूंगा। जो कहती है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओ जो के कमरे में जाता है और नशे में होता है। वो उसके पास आकर पूछता है कि ये किसका बच्चा है। जो कहती है कि तुम नशे में हो। शाओ कहता है कि मैं पूरी तरह होश में हूँ, तुम मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है। शाओ कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने मिस्टर वैंग को कभी अपने आप को छूने नहीं दिया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें पता चलता है कि ये बच्चा शाओ का है। शाओ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शाओ कहती है कि अगर मेरे पास बच्चा नहीं होता तो फैंग मुझ पर कभी विश्वास नहीं करता, साथ ही मुझे ज्वेलरी की कंपनी चाहिए थी ताकि मैं उसे संभाल सकूं। शाओ कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा और मैं कर भी रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जाओ कहती है कि मैं अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। शाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया और तुमने इस बच्चे को भी एक चीज बना दिया। तो शाओ कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारे सामने ये चीजें बेकार हैं। जाओ कहती है कि फैंग फैमिली में जहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं, वहाँ प्यार बेकार है। शाओ कहता है कि अगर तुम्हें 1 मिनट के लिए प्यार हो जाए तो तुम क्या मर सकती हो। जाओ इस पर चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। शाओ कहता है कि ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल चुका है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वही ओल्ड लेडी और उसकी बेटी जो के बारे में बातें कर रही होती हैं और जो भी बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। ओल्ड लेडी कहती है कि जो और उसकी माँ बिल्कुल एक जैसी लगती हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बेटी कहती है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए जैसे उसकी माँ को मारा था। ओल्ड लेडी कहती है कि उसकी माँ बच सकती थी, उसके पास अभी भी एक मौका था जिससे उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसने उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और तो सोचती है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ जब मेरी माँ तुम्हें बचाने की कोशिश में मर गई। उसी समय शाओ जो के कमरे से बाहर आता है और उसकी कजिन उसे देख लेती है। वह सोचती है कि इस समय जो के कमरे में क्या कर रहा था। वह सोचती है कि शायद इनके बीच कुछ गलत है। फिर वह सोचती है कि शायद ये बच्चा भी फैंग का नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि जो शॉ के सेक्रेटरी के पास जाती है और कहती है कि मेरा स्वीट बेरीज खाने का मूड है। वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जाओ एक कार्ड गिरा देती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसकी कजिन वह कार्ड उठा लेती है जो एक होटल रूम का कार्ड होता है। वह उसे देखकर बहुत हैरान होती है। फिर वो उसके कमरे से बाहर जाती है जहाँ वह सुनती है कि जो बोल रही होती है कि आज शाओ के साथ रूम नंबर 8817 में जाने वाली है। ये सब उसकी कजिन सुन लेती है। फिर वह रात को उनका पीछा करती है और वे लोग एक होटल के अंदर चले जाते हैं। वह तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और मीडिया वालों को फोन कर देती है। तो उन्हें बताती है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ। खबर ये है कि फैंग फैमिली में जो मिस्टर फैंग है उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखा किया है और अब वह उनके बेटे शाओ के साथ है। वे लोग अभी एक होटल रूम में है। फिर वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं और वह उन्हें लेकर जा रही होती है। रास्ते में वह उनसे कहती है कि हम जैसे ही रूम में एंट्री लेंगे आपको उनकी फोटोज लेना शुरू कर देना है। फिर वे उस रूम के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही उसने रूम का गेट खोला वह देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ उसकी माँ थी। उसकी माँ मीडिया वालों से छुपने लगती है लेकिन वे उनकी फोटोज क्लिक करते रहते हैं। फिर उसकी बेटी भी उन्हें बहुत मना करती है कि फोटोज ना लो, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते। फिर हम जो और शो को देखते हैं। हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो दो लोगों के पास जाती है और कहती है कि वह लेडी जो उसकी आंटी है वह अकेले में शराब पी रही है, तुम भी उनके साथ जाकर पियो। वह उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है और कहती है कि ये मुझे वापस कर देना। वे कहती है कि हम इनका ख्याल रखेंगे। जो वहाँ से चली जाती है। फिर वे दोनों उनके पास चले जाते हैं और उनके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक के बाद वो उसे कमरे में लेकर जाते हैं। फिर हम दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जो ने खुद ही कार्ड गिराया था। फोन पर जो बातचीत हुई थी वो भी उसका प्लान था। इसी तरह उसने उन दोनों को फंसा दिया था। फिर हम देखते हैं शाओ और जो एक होटल के कमरे में चले जाते हैं। शाओ से पूछता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो। जाओ कहती है कि हाँ, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। शाओ से छूने की कोशिश करता है लेकिन वह टच करने नहीं देती। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया फिर भी तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। जाओ कहती है कि तुम और मैं अकेले हैं और तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
अगर तुम इस प्लान में ना होते तो ये प्लान बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करता। चाओ कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? चाओ कहती है कि हाँ। वह यहाँ से जाने लगती है। चाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अभी बाहर मत जाना, क्योंकि बाहर न्यूज रिपोर्टर है और वह तुम्हें देख लेंगे। मैं बाहर जाता हूँ, फिर यहाँ से बाहर चले जाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग की बहन उनके पास आती है और कहती है कि तुम अब मेरे लिए कुछ करो, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई तो बहुत मजाक बनेगा और मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। फैंग उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि क्या तुम्हें उनके साथ सोते हुए ये बात दिमाग में नहीं आई? तो कहता है कि देखना क्या होता है। वहाँ ज़ोबी आ जाती है और कहती है कि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। फैंग कहता है कि मुझे बताओ। जाओ कहती है कि हम उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये मेंटल थी और उन्हें कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी, जिससे हमारी बदनामी कम होगी। फैंग कहता है कि ये सब तुमने किया है। जाओ कहती है कि अगर मैंने किया है तो मुझे सबूत दिखाओ। जाओ कहती है कि ये मेरी तरफ से सिर्फ एक एडवाइस है, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि क्या इन्हें मेरे हवाले करना है या कुछ और सोचते हैं, लेकिन मेरा आइडिया अच्छा है। फैंग कहता है कि मैं इसे तुम्हें देता हूँ। कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो उसे धक्का दे देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग की बहन मेंटल हॉस्पिटल में होती है। जाओ भी वहाँ आती है और कहती है कि अगर यहाँ तुम्हारी बेटी की बात ना होती तो मैं तुम्हें कैसे मेंटल हॉस्पिटल में ले आती। फिर उसे मारने के लिए उठती है, लेकिन वह नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ है। फिर वह कहती है कि क्या तुम ये सारा टॉर्चर भूल गई हो जो मैं तुम्हें क्या करती थी? क्या तुम वह भूल गई हो कि जब मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर देती थी और तुम वहाँ रेंगती रहती थी, और जब तुम उस बेसमेंट में बंद थी उस वक्त तुम्हारी माँ मर चुकी थी और फिर मैं फैंग की बहन हूँ। उसने सिर्फ मुझे अभी के लिए यहाँ पर भेजा है और मैं बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी जैसे ही सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। फिर वह कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं हो। उसने तो अपनी जान की बजाय किसी दूसरे की जान बचाई थी और तुम उनकी तरह कहीं से नहीं हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वहाँ शो भी आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो उससे कहता है कि क्या ये सब खत्म हो गया है? जो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जो कहता है कि मैंने तुम्हारी और आंटी की बात सुन ली है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो मैं था जिसकी वजह से तुम्हारी माँ की डेथ हो गई। तुम्हारी माँ ने मुझे बचाया था और अपनी जान दे दी थी। वैसे तो मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया। अगर मैं मर जाता तो तुम्हें इतना दुख नहीं सहना पड़ता और तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुशी से रहती। जो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हारी नाइफ बनूंगा और चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जाओ कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग की बहन के कमरे में लाइट ब्लिंक होने लगती है। उसकी आंखें खुल जाती है और टीवी भी ऑन हो जाता है। माँ कार एक्सीडेंट की तस्वीर लगी होती है। फिर जो की माँ आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। फिर बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, मेरे भाई फैंग ने मारा है। जाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। उसकी माँ पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा था। फिर बताती है कि तुम मेरे भाई को बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी पर जोर से अपनी कार हिट कर दी। जो की माँ एक नाइफ उठाती है और कहती है कि अब तुम हेल में जाओ। इससे वह बहुत डर जाती है और बिस्तर से नीचे गिर जाती है। फिर बताती है कि तुम्हारे पति ने मुझे पहले बहकाया था। जो अपनी आवाज में बात करती है और कहती है कि क्या यही इस साल का सच था। हमें पता चलता है कि वह जो की माँ नहीं बल्कि जो ही है। फिर वहाँ शो भी आ जाता है और कहता है कि मैंने स्टाफ को यहाँ से दूर ले गया था, लेकिन वह आ सकते हैं, हमें चलना चाहिए। वो उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और उसे बिस्तर पर फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग की बहन की लाश बाहर पड़ी होती है और उसकी बेटी उसे देखकर बहुत रो रही होती है और दुखी होती है। दूसरी तरफ जाओ और शो भी उसे देख रहे होते हैं। शो उससे कहता है कि क्या अभी तुम खुश नहीं हो? जाओ कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज जितनी खुश पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अभी भी मेरा काम बाकी है। शो कहता है कि अब क्या करना है? जाओ कहती है कि अब हमें ज्वेलरी लाइन का टेक ओवर करना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ की कजिन ज्वेलरी के डिजाइन लेकर सभी एम्प्लॉयज को गुस्सा दिला रही होती है और उनसे कह रही होती है कि तुम लोगों से एक भी अच्छा डिजाइन नहीं बनता। तभी दरवाजा खुलता है और जो आ जाती है। तो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? जो कहती है कि शायद तुम भूल गई हो, लेकिन फैंग ने मुझे तुम्हारे सामने ज्वेलरी लाइन की जिम्मेदारी दी थी। तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हें ज्वेलरी लाइन की जिम्मेदारी दी गई थी। जो उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा जानती हो कि तुम्हारी माँ अपनी गलती की वजह से मरी है। तुम मुझसे ना उलझो, वरना तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। वह स्क्रीन पर एक ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है और कहती है कि ये डिजाइन मैंने बनाया है, तुम लोग इसे देखो, ये आने वाले फेस्टिवल के लिए सबसे अच्छा है। बाकी लोग भी कहते हैं कि ये डिजाइन बहुत अच्छा है, ये छुट्टियों के लिए बेस्ट डिजाइन है। फिर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओ की कजिन मैनेजर म्यू के साथ होती है और वो उससे कहती है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, जाओ अभी ऑफिस आई है और तुम्हें उस पर अच्छी नजर रखनी चाहिए। वह कहता है कि क्यों, वैसे भी ये डायरेक्टर जोंग है। वह सोचती है कि फैंग और जोंग ने मेरी माँ को मारा है और अब इसका बदला वह अपने खून से लेगी।
फिर सीन बदल जाता है। जो अपने लैपटॉप पर ज्वेलरी डिजाइन बना रही होती है तब वह पानी पीने जाती है। वहाँ म्यू उसका डिजाइन डिलीट कर देता है। जब वह वापस आती है तो सबको कहती है कि मेरे लैपटॉप को किसने टच किया। म्यू आता है और कहता है कि तुम्हें अपने कलीग के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। वह कहता है कि शायद तुमने खुद उसे डिलीट कर दिया होगा। वह कहती है कि मैं सीसीटीवी कैमरा देखना चाहती हूँ। म्यू कहता है कि एम्प्लॉयज को वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। फिर शो आता है। जो कहती है कि क्या मुझे परमिशन है देखने की। म्यू बहुत डर जाता है और शो से कहता है कि हमारे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है, यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। शो सबको वार्न कर देता है कि अगर आगे से जो को किसी ने परेशान किया और इस तरह की हरकत की तो वह खुद अपना सामान लेकर ऑफिस से चला जाएगा। म्यू बहुत डर जाता है और तुरंत डिजाइन का बैकअप जो को दे देता है, लेकिन उसी समय जो को चक्कर आने लगते हैं और वह शो पर गिर जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो को होश आता है और वह शो के साथ होती है। शो कहता है कि मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है और डॉक्टर आता ही होगा। जो उससे कहती है कि मुझे नीचे की तरफ एक धक्का महसूस हो रहा है। फिर वहाँ एक गाना बजने लगता है। जो कहती है कि ये गाना मेरी माँ गाया करती थी। शो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार माफी मांगी है, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका। अगर मुझे मौका मिला कि मैं अपनी जिंदगी अपनी बहन की जिंदगी से बदल सकता तो मैं जरूर करता। अब तुम्हारी माँ भी यही चाहती होगी कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मैं इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। जो शो को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। शो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और हमारे बच्चे को भी। फिर सीन बदल जाता है। अगले सुबह जहाँ जो शो के पैरों पर सो रही होती है वहाँ शो का सेक्रेटरी आता है। शो उसे बाहर भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जो अपने ऑफिस रूम में आती है उसकी कजिन उसकी सीट पर फिर से बैठी होती है और कहती है कि तुम लेट हो। वो कहती है कि हमारे ब्लूप्रिंट उसने लीक कर दिए हैं और वे लोग कल रात ऑफिस में आए थे। फिर वहाँ से शो आ जाता है और कहता है कि उस दिन ब्लैक आउट हुआ था और लाइट नहीं थी। उस दिन मैं और म्यू ऑफिस में फंस गए थे। जो उससे पूछती है कि तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली, जबकि ऑफिस में लाइट नहीं थी। वह चुप हो जाती है और कहती है कि मैंने पुलिस बुला ली है, वे तुम्हें अभी ले जाएंगे। वहाँ पुलिस आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। वह कहती है कि क्या गलत आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो। जो उसे देखती रहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शो एक बेबी गर्ल के ड्रेस के साथ खेल रहा होता है। वहाँ से जो आ जाती है और उसके हाथ में एक फाइल होती है। उसे देखकर शो उसे छिपा लेता है। जो कहती है कि देखो मुझे म्यू के रूम से क्या मिला। वो कहती है कि तुम क्या छिपा रहे हो। वो उससे वह चीज ले लेती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वह लड़की ही होगी। वो कहता है कि ये तो मेरे दोस्त की है, मैं उसके लिए लाया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें म्यू के फिंगरप्रिंट्स कहाँ से मिले। वो कहती है कि तुमने मुझे भेजे थे। वे अपने मोबाइल में उन फिंगरप्रिंट्स को देखती है और अफसोस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग म्यू को पैसे देता है उसकी मदद के लिए। म्यू से बताता है कि ये सब कुछ ऐसा है जैसे हम पहाड़ से दो भालुओं को लड़ते हुए देख रहे हों। म्यू कहता है कि शायद वह बदला ले रही है उन सब चीजों का जो उन्होंने उसके साथ किया है। फैंग कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चल सकती कि फैंग शुआ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि उसका सबूत कोई नहीं है और जो सबूत था वह शुआ के हाथ में था और अब नहीं है। फिर फैंग म्यू से कहता है कि तुम मेरी स्विट्जरलैंड की फ्लाइट करा दो ताकि मैं इस लिमिटेड टाइम में यहाँ से चला जाऊँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो को फिर से चक्कर आते हैं। शो से कहता है कि अभी तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अभी अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। वे कहती है कि तुम आज मेरे कमरे में सो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर के पास गई होती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें चक्कर काम के स्ट्रेस की वजह से आते हैं। वह एक तरह की मेडिटेशन ले रही है जिसकी वजह से उसकी किडनी फेलियर के काफी चांस हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जो को उसकी स्टेप मॉम एक सूप पिलाती थी जिसमें दवाइयाँ होती थी। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि अगर मैं ये इलाज नहीं कराऊं तो क्या होगा। डॉक्टर कहता है कि तब डायलिसिस होगा जिसमें 1 साल भी लग सकता है और क्योंकि आप अभी प्रेग्नेंट हैं ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर अगले सीन में हम शाओ को देखते हैं जो घर आता है और जो को ढूंढ रहा होता है। तभी शाओ को जो बाथटब में नजर आ जाती है तो वह उसे तुरंत उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अगले सीन में शाओ जाओ की रिपोर्ट पढ़ चुका होता है और बहुत गुस्से में होता है। तभी जो को होश आता है। शाओ कहता है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम मेरे बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकती, तुम्हें राइट किसने दिया। तब जो कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम सिर्फ मेरे बेडमेट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब शाओ अजीब से स्माइल करता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। शाओ कहती है कि तुम सिर्फ मेरे बदले का हिस्सा थे और ये सब एक गलती है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी महसूस क्यों करूं। तब शाओ गुस्से में रिपोर्ट वहीं फेंक कर चला जाता है। जाओ अपने टमी पर हाथ रखती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वह डॉक्टर के पास थी। उसने डॉक्टर से कहा था
कि मैं इस बच्चे को हर कीमत पर बॉन्ड करूंगी। डॉक्टर कहता है कि यह हार्मफुल हो सकता है, लेकिन ज़ो कहती है कि मैं सब करके रहूंगी। फिर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे पेन होने लगता है और उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ो अपने बच्चे से कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें इस दुनिया में जरूर लेकर आएगी। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, लेकिन जो होगा अच्छा ही होगा। ज़ो स्माइल करती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम शाओ को टेंशन में बैठे हुए और ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वह बहुत गुस्से में होता है। तभी वह एक ड्रेस उठाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम ज़ो के हर मोमेंट पर नजर रखो, मुझे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रही है। असिस्टेंट ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाओ कुछ सोचने लगती है। फिर अगले सीन में हम ज़ो को फैंग के साथ देखते हैं। वे दोनों खाना खा रहे होते हैं। फैंग ज़ो से कहता है कि वैसे हमें बच्चे की जरूरत नहीं थी, हमारी फैमिली में बच्चे हैं। फिर फैंग ज़ो की तरफ एक पेपर बढ़ाता है और कहता है कि ये कुछ असेट्स हैं, इन्हें साइन कर दो। ज़ो कहती है कि ये कैसे असेट्स हैं। फैंग कहता है कि तुम साइन कर दो। ज़ो उन पेपर्स पर कुछ और नाम लिख देती है। फैंग कहता है कि ये सब क्या है। ज़ो बताती है कि ये मेरा असली नाम है। फैंग गुस्से में आ जाता है। फिर एक चम्मच मोड़ देता है और कहता है कि तुम भी अपनी मॉम की तरह चालाक हो, लेकिन मुझे तुम्हें अच्छे से हैंडल करना आता है, तुम अब नहीं बचोगी। फिर फैंग खड़ा होकर ज़ो का गला पकड़ लेता है और अचानक छोड़ देता है। तभी शाओ वहाँ आ जाता है और कहता है कि अब ये सब नहीं चलेगा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वे कुछ ही देर में आ जाएंगे। फैंग शाओ से कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा है। तब ज़ो फैंग की बुरी नियत की रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है। वह डर जाता है। शाओ कहता है कि अब कोई सजा से नहीं बच सकता। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस आ जाती है और फैंग को अरेस्ट कर लेती है। फिर अगले सीन में हम ज़ो को उसके मॉम डैड के क्रू के पास रोते हुए दिखाते हैं। वे अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अब मैं आपको बताती हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया है। फिर वह फूल रख देती है। तभी ज़ो को किसी का कॉल आता है और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं शाओ ज़ो को देख रहा होता है और कहता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ो लेटी होती है क्योंकि उसकी सर्जरी होने वाली है और डोनर भी मिल चुका है। ज़ो डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप मुझे डोनर का नाम बता सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि डोनर ने अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर दिया है। ज़ो कहती है कि चलिए मुझे बताइए, वह मेल है या फीमेल। डॉक्टर कहता है कि सॉरी, हम कुछ नहीं बता सकते, हमें पता चलता है कि डोनर कोई और नहीं बल्कि शाओ ही होता है, जो ज़ो को किडनी डोनेट करने के लिए तैयार होता है। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओ का असिस्टेंट आकर बताता है किसने ज़ो के बारे में पता किया है। वह कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गई थी, उसे किडनी डिजीज है और उसे कोई डोनर नहीं मिल रहा। शाओ शॉक हो जाता है और रिपोर्ट्स देखने लगता है। प्रेजेंट में शाओ ज़ो को देख रहा होता है। अगले सीन में ज़ो की सर्जरी हो चुकी होती है और वह बाहर आती है। उसे दर्द महसूस होता है। तभी एक गार्ड उसे गिरने से बचा लेता है। ज़ो फिर अंदर चली जाती है। असिस्टेंट मास्क उतारकर गार्ड से कहता है कि तुम्हें क्या काम करना है। वह कहता है कि शाओ सर ने कहा था कि ज़ो का हर तरह से ख्याल रखा जाए। फिर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ज़ो खाना खाने लगती है। तभी नर्स उसके सामने बहुत सारा खाना रख देती है और कहती है कि आज ये सब आपके लिए फ्री है। ज़ो हैरान होकर नर्स को देखती है। अगले सीन में ज़ो सेब काटना चाहती है, लेकिन उसे चाकू नहीं मिल रहा होता। तभी गार्ड आकर ज़ो को चाकू दे देता है। ज़ो सबके अजीब बिहेवियर पर हैरान होती है। अगले सीन में ज़ो नर्स के साथ जा रही होती है। वह नर्स से कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए। नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी फैंग आता है, जो जोर जोर से हंस रहा होता है। ज़ो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तो कहता है कि देखो, मैं तो जेल में भी नहीं हूँ, मैं बच गया हूँ। वैसे भी कोर्ट को कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है, मैंने इस बात का फायदा उठाया है। ज़ो कहती है कि तुम अब क्या करने वाले हो। फैंग कहता है कि मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। फिर फैंग ज़ो के मुंह पर कपड़ा रख देता है और क्लोरोफॉर्म की वजह से ज़ो बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में ज़ो को एक पुराने कमरे में दिखाते हैं। वह खुद को खोलकर भागने लगती है। तभी फैंग आता है और कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो ना, फिर ज़ो के साथ क्या कर रही थी। वह ज़ो के करीब आता है और एक आदमी भी उसके साथ होता है, जो ज़ो पर हमला कर देता है। फैंग वहाँ से चला जाता है। तब शाओ वहाँ आ जाता है और ज़ो को प्रोटेक्ट करता है और उसे अपनी कोट पहना देता है। फिर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और फैंग भी आ जाता है। वे कहता है कि मेरे फेक बेटे, तुम्हें शर्म तो नहीं आई जब तुमने ज़ो को किडनी डोनेट की। ज़ो शाओ को देखकर हैरान हो जाती है। शाओ कहता है कि ये सब जरूरी नहीं है। फैंग कहता है कि ये सब जरूरी है, तुमने किसको डोनेशन किया, उसको बताया तक नहीं। शाओ कहता है कि तुम्हें शेयर चाहिए ना, मैं वो तुम्हें दे देता हूँ, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। फैंग कहता है कि तुम्हारे शेयर तुम्हारे मरने के बाद भी मेरे ही होंगे, मैं भी तुमसे क्यों लूं। फिर फैंग अपनी गन निकालता है और कहता है कि चलो फिर हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। वह सारी गोली नीचे फेंक देता है और कहता है कि इस गन में सिर्फ एक गोली है।
चलो शाओ, अब तुम खुद को गोली मारो, तुम्हारा लक देखेंगे। तब शाओ वह गन ले लेता है और गोली चला देता है, लेकिन बच जाता है। फिर वह गन फैंग पर पॉइंट करता है। फैंग डर जाता है। शाओ ज़ू को वहाँ से भागने को कहता है। वह डर कर वहाँ से चली जाती है। तब फैंग शाओ से गन छीन कर उस पर पॉइंट करता है। तभी शाओ बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाती है और शाओ को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन फैंग ऐसा नहीं करता। जाओ कहती है कि फैंग कि अब तुमको 1% भी शेयर नहीं मिलेंगे। तब फैंग ज़ू पर गोली चलाता है, लेकिन शाओ आगे आ जाता है, उसे गोली लग जाती है। तब पुलिस वहाँ से फैंग और सबको ले जाती है। शाओ ज़ू से कहता है कि मैंने अपने शेयर तुम्हारे नाम कर दिए हैं और पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम फिर से एक नई लाइफ जियो और खुश रहो। तब ज़ू शाओ को किस कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ज़ू को ऑफिस में देखते हैं। एक एम्प्लॉय कहता है कि अब आपके नाम पर 90% शेयर हैं, जो फैंग की कंपनी से आपके नाम हो चुके हैं। जाओ स्माइल करती है और उस कंपनी की मेन पोजीशन पर अपना नाम देखती है। फिर वह पेपर फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वह घर आती है और तभी शाओ वहाँ आ जाता है, यानी शाओ जिंदा था, वह मरा नहीं था। जो उससे कहती है कि तुम कब तक ऐसे ही मरने का प्रिटेंड करते रहोगे, सामने क्यों नहीं आते। शाओ कहता है कि मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है, मैं अपनी फैमिली पर ध्यान दे सकता हूँ। तब वे जो को उठाकर गोल गोल घुमाता है और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।